ठीक ठाक है। यहाँ पे मैसेज लिख के देख लो, टाइप कर दो। गुरुदेव के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्हें मानव की निर्णय लेने एवं उसे क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति पर दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि हम जो भी नव निर्माण करना चाहते हैं उसमें व्यक्ति या समाज किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक पक्षों में दुराव हो। अपने एक निबंध द पोएट्स स्कूल में गुरुदेव ने लिखा था, मैं उनकी बातों को कोट कर रहा हूँ, कि मानव इस संसार में इसलिए नहीं आया है कि वह इसके बारे में सारी सूचनाएं एकत्रित करे तथा उसे अपना दास बनाए। वह इसे यहाँ अपना घर बनाने आया है। वह यहाँ जीव मात्र का सहयोगी और वसुधा का पूजक बनने आया है। वह यहाँ प्रेम, कलात्मकता, रचनात्मकता तथा आनंद के द्वारा अपनी इच्छा को पूर्ण करने आया है। गुरुदेव की दृष्टि में इन सब को जीवन के प्रति संपूर्ण उपागम को अपनाकर पाया जा सकता है, न कि आंशिक दबाव, विकास एवं स्वार्थ के द्वारा। गुरुदेव की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पंकज कुमार दुबे आप सभी को मेरी ओर से शुभ संध्या। आज साहित्यिक बतकही के मंच पर हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन के दूसरे पक्ष को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे तो गुरुदेव का नाम ही अपने आप में विशाल व्यक्तित्व का द्योतक है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व हमारे देश में जन्म लिया। आमतौर पर गुरुदेव को प्रकृति और सौंदर्य कवि माना जाता है, यही हम लोग सुनते हैं, या फिर उन्हें कहा जाता है कि वे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। लेकिन उनके दर्शन को हमेशा संकीर्ण दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। आज हम इस मंच पर गुरुदेव की प्रगतिवादी विचारधारा से रूबरू होंगे। हालांकि उनके पूरे व्यक्तित्व को बता पाना आसान नहीं है, फिर भी मेरी ओर से कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने वह व्यक्तित्व रख सकूं जिससे हम अभी तक अपरिचित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। अब 7 मई चूँकि आज है तो आज हम लोग इनका जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी जन्म जयंती पोचिशे बोईसाख मतलब बैसाख की 25वीं तारीख को मनाया जाता है। यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती नहीं मनाई जा रही है। ये हम लोग ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग आज यह उनकी जयंती मना रहे हैं। उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वे अपनी माता पिता के 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि कहा जाता था। 1878 में वे इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखवाए। उससे पहले सेंट जेवियर स्कूल अपने कोलकाता में ही वे प्राथमिक पढ़ाई लिखाई किए। जब वे इंग्लैंड गए तो वहाँ पर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का भी अध्ययन किए, लेकिन 1880 में वे बिना कानून की डिग्री लिए स्वदेश वापस लौट आए और यहीं पर 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। हम उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव ही कहते हैं हम लोग उन्हें। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे।
1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का यह नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले वे एक युग द्रष्टा दार्शनिक साहित्यकार थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों में राष्ट्रीय गान के रूप में गाई जाती हैं। एक तो हमारे देश में जनगण मन जो हम लोग गाते हैं, और दूसरा बांग्लादेश में अमर सोनार बांग्ला जो गीत है वह इन्हीं की रचना है। 7 अगस्त 1941 को वे इस लोक को छोड़कर चले गए। चूँकि इनके पिताजी ब्रह्म समाजी थे, नतीजा इन पर भी ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा। वैसे टैगोर फैमिली जो है, टैगोर परिवार, वह बंगाल के पुनर्जागरण में हमेशा अग्रणी रहा है। हमेशा टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराज़गी व्यक्त की थी। टैगोर औपचारिक शिक्षा को नहीं मानते थे। हम लोग क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, लेक्चर मार दिए और इतिश्री हो गई पढ़ाई की, नहीं, बल्कि उनका मानना था कि मतलब जिज्ञासा, पढ़ाई का सही शिक्षण क्या है, जिसमें जिज्ञासा हो। जिस पढ़ाई में जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं होता है ना, वह पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जिज्ञासा ही तो हमारे मन के बंद दरवाजे को खोलती है। इसलिए वह उचित शिक्षण जिज्ञासा को मानते थे। जिज्ञासा ही तो हमें आगे बढ़ने का द्वार बुलंद करती है। या औपचारिक शिक्षा नहीं, बंद कमरे में गए और अब देखिए हम लोग अजीब पढ़ाते हैं। बंद कमरे में प्रकृति चित्रण करवाते हैं, बंद कमरे में हम लोग बादल का दृश्य पढ़ाते हैं, बंद कमरे में हम लोग हिमालय का पर्वतीय रूप पढ़ाते हैं। गजब है। यही कारण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में, बोलपुर में, आकाश के नीचे स्वच्छंद रूप से उन्मुख भाव से पढ़ाने की योजना बनाई थी। अब सन 1877 में केवल 16 साल में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी, और उससे पहले उन्होंने 8 साल में ही एक कविता लिखी थी। रिकॉर्ड के अनुसार कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 रचनाएं की हैं। बंगाल में लोग उनके गीतों, उनके कविताओं को गीत के रूप में गाते हैं। टैगोर संगीत को उनके साहित्यशाला करके नहीं देखा जा सकता है। उनकी अधिकतर रचनाएं अब गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो ठुमरी है ना, ठुमरी शैली, उससे वो प्रभावित थे। ठुमरी शैली से बहुत प्रभावित थे, और कमोबेश उनकी मैक्सिमम रचनाएं ठुमरी शैली में ही गाई जाती हैं। वैसे उनकी रचनाएं अलग अलग रंग प्रस्तुत करती हैं। अब मैं आता हूँ, ये तो टैगोर की जो बुनियादी परिचय था, जो ये आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। मैं जब आ रहा हूँ आज, टैगोर क्यों प्रासंगिक हैं, उसके पहले एक मैं आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ टैगोर और महात्मा गांधी को लेकर। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा है। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहां टैगोर मानवतावाद को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। अच्छा, आज के वातावरण में राष्ट्रवाद इतना जोर हावी हो गया है कि मानवतावाद उसके पृष्ठभूमि में चली गई है। आज मानवतावाद, आज परिस्थिति ऐसी कायम की जा रही है, यदि आप सत्ता शासन के विरुद्ध मुंह खोलते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। यह माहौल एक तैयार किया जा रहा है, कमोबेश कर दिया गया है।
आप किसी विषय पर आज खुलकर नहीं बोल पाएंगे। आज संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी विचारों को, अपनी बातों को आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनाई जा रही है कि नहीं, जो आपको आपके मुंह में फीड कर दिया जाए आप वही बोलेंगे और तभी आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे, अन्यथा आप राष्ट्र विरोधी हैं। आज भारत का समाज आज दो वर्गों में विभाजित हो रहा है, एक राष्ट्रवादियों का, एक राष्ट्र विरोधियों का, तथाकथित राष्ट्र विरोधियों का। मतलब इनको कह दिया गया है राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि ये आलोचना करते हैं। आलोचना तो मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बच्चा भी अपनी माँ की आलोचना करता है, अपने पिता की आलोचना करता है। मान लीजिए एक बच्चा यदि माँ से कहा कि मम्मी मैं आज पूरी खीर खाऊंगा और माँ ने उसे रोटी सब्जी बनाकर दे दिया, तो क्या बच्चे के पास इतना हिम्मत नहीं है कहने का कि मम्मी मैंने तो आपको पूरी खीर बनाने के लिए कहा था, आपने रोटी सब्जी क्यों बना दी? और यदि कह दिया बच्चा कि माँ आपने रोटी सब्जी क्यों बना दी, तो क्या ये मातृत्व विरोधी हो गया वह बच्चा? क्या उस बच्चे को इतना कहने का हक नहीं है? पिताजी को उसने कह दिया, किसी बच्चे ने कि पिताजी आप बाजार से आइएगा तो एक चॉकलेट लेते आइएगा, पिताजी भूल गए नहीं लेकर आए। क्या बच्चे को इतना अधिकार नहीं है कहने का कि पिताजी आप चॉकलेट क्यों नहीं लेकर आए, मैंने तो आपसे कहा था? यदि बच्चा ऐसा पूछ देता है तो क्या हम वह पिता यह मान ले कि बच्चा अपितृद्रोही बन गया है? मानव तो विचारशील प्राणी है, इसीलिए तो जीवों में श्रेष्ठ मानव को माना गया है। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच मानवतावाद और राष्ट्रवाद को लेकर जबरदस्त एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक डिफरेंसेस था, उनमें अंतर था। लेकिन कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या और सुना है क्या कि कहीं भी इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हुए हों? दोनों एक दूसरे को सम्मान देते थे। गांधी जी के सामने राष्ट्रवाद प्रमुख था, तो क्या गांधी जी मानवतावादी नहीं थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जहां मानवतावाद को प्रमुखता देते थे, तो क्या वे राष्ट्रवादी नहीं थे? यह समझना होगा। महात्मा गांधी और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कितना उन लोगों के बीच क्लोज संबंध था, यह इसी से पता चलता है कि टैगोर ने गांधी जी को महात्मा विशेषण से संबोधित किया था, वहीं गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, गुरुदेव कहा था। दोनों एक दूसरे को, एक ने एक को महात्मा कहा, दूसरे ने दूसरे को गुरुदेव कहा। यहाँ तक कि जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था, उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये का अनुदान का चेक दिया था, जबकि यह जानते हुए कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनके विचारों के विरोधी हैं। अब देखिए, हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज़्यादा होता था। मनुष्य को होना भी चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। यदि हमें कोई कह देता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो हाँ ठीक है मानेंगे, पर हमें तर्क से बताना पड़ेगा कि सूर्य पूर्व से ही उदय क्यों होता है। टैगोर इसके पक्षधर थे, तर्कशीलता के। उनको तो हमेशा कह दिया जाता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे, सौंदर्य प्रेमी थे। उनके इस भाव पर लोग आते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो प्रगतिवादी विचारधारा से लैस होता है ना, जो प्रगतिवादी सोच रखता है, वही तो प्रकृति और सौंदर्य का प्रेमी भी होता है। प्रकृति और सौंदर्य का प्रेमी दूसरे लोग नहीं हो सकते हैं, एक प्रगतिवादी विचारधारा वाला ही हो सकता है। क्योंकि प्रकृति कहीं भी हमें बांटने को तो नहीं सिखाती है। क्या सूर्य और चंद्रमा अपनी रोशनी बांट कर देते हैं? क्या नदियाँ अपना जल बांट कर देती हैं? क्या पेड़ अपना फल बांट कर देते हैं? प्रगतिवादी भी तो यही कामना करता है कि समाज में कहीं पर भी असमानता न रहे, सारी चीज़ों पर सबका समान अधिकार हो। प्रकृति से तो सब प्रकृति से ही तो प्रगतिवाद का लेन देन है, जुड़ाव है।
यदि हम प्रगतिवादी विचारधारा से लैस नहीं है तो हम प्रकृति के इन जो दान है उसको भी तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अलग कर दिया जाता है, ये प्रकृतिवादी हैं, सौंदर्य प्रेमी है। अरे एक सुंदर सृष्टि की कल्पना करना तो एक प्रगतिवादी ही कर सकता है। उसके लिए सौंदर्य प्रेमी होना और अलग से धारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बांटा गया है, ये प्रकृति प्रेमी सौंदर्य प्रेमी है तो ये प्रगतिवादी हैं। और हमेशा ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है प्रगतिवादियों पर कि प्रगतिवाद होना मतलब वामपंथ का समर्थन करना। ये किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रगतिवादी वामपंथी प्रगतिवादी को वामपंथी ही होना पड़ेगा? यदि मैं किसी भी बात को तर्कपूर्ण अपने रखता हूँ या पूछता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ तो क्या मुझे वामपंथी होना जरूरी है? लेकिन जो लोग प्रगतिवाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वे इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये सब तो वामपंथी हैं। मैं आता हूँ उस विषय पर। तो टैगोर मतलब कि इनका संबंध होता था विश्व कल्याण से, क्योंकि मानवतावादी थे। उनके विचारों का, उनके तर्क का संबंध कुपमंडूकता वाला नहीं था, वह विस्तारित था, विशाल था। वह अखिल ब्रह्मांड के मानव के लिए वह सोचते थे। गुरुदेव 1901 में वह सियालदह छोड़कर शांति निकेतन आ गए। प्रकृति की गोद में उन्होंने पेड़ों और बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं। टैगोर के जीवन में मानवतावाद का महत्वपूर्ण स्थान था, ये मैंने पहले भी कहा। वे भारतीयों की गरीबी से अत्यधिक द्रवित थे। भारतीयों में गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। अब इसने उनकी जीवन दृष्टि को व्यापक रूप से प्रभावित किया। टैगोर का मानव की क्षमता में पूर्ण विश्वास था। मानव क्या नहीं कर सकता है, वे इस पर बिल्कुल सहमत थे कि मानव के अंदर वह क्षमता है कि वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास पर बल दिया, किसी भी व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मानव जाति पर गंभीर संकट आया, उस समय भी महाकवि ने मानव के विवेक पर आस्था जताते हुए कहा कि हम इस संकट को पार कर सृजनात्मक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। टैगोर व्यक्ति के सम्मान और उसकी स्वतंत्रता में आस्था रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय ग्राम जीवन एवं संस्कृति का पुनरुत्थान चाहते थे। यही सब तो प्रगतिवादी विचार, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। बस उनका वो प्राकृतिक गीत और प्रेम सौंदर्य के गीत, यही तो हम सुनते हैं उनकी बंगला रविंद्र संगीत में। लेकिन वे ग्राम जीवन और ग्राम संस्कृति का पुनरुत्थान चाहते थे। 1905 में उन्होंने स्वदेश समाज नाम से एक लंबा निबंध लिखा था। इसमें उन्होंने कृषि, शिल्प, ग्रामोद्योग आदि के पुनर्विकास पर जोर दिया था। उस निबंध में वे चाहते थे स्वप्रबंधित समाज का निर्माण हो, उस पर वे बल देते थे। जो समाज हमारा बने वह स्वयं द्वारा प्रबंधित हो, स्वयं द्वारा वह निर्मित हो। उस समाज की विदेशी दासता और सामंती जुए के नीचे छटपटाती भारत की उत्पीड़ित जनता सन 1930 में संघर्ष के जिस दौर से गुजर रही थी, उसमें प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का संगठित होना स्वाभाविक था। आप लोग जो लोग भी 1930 के आसपास के इतिहास को पढ़े होंगे वह जानते होंगे कि उस समय अंग्रेज़ों का किस प्रकार से क्रूर दमन भारतीयों के ऊपर चल रहा था। और चूँकि तब
1918 में रशियन क्रांति भी हो चुकी थी। जाहिर है कि उसका भी प्रभाव हमारे भारत पर पड़ रहा था, हमारे भारतीय नेताओं पर और भारतीय साहित्यकारों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। एक नए ढंग का बदलाव अब समाज में हो रहा था। अब पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाएं टूट रही थी, उस पर प्रहार किया जा रहा था। संधि काल का समय आ गया था। वह अब लेखकों को संगठित करने का प्रयास हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से भी हो रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अतिरिक्त एक परिमल नामक साहित्यिक संस्था भी थी, यह भी लेखकों का संगठित करने का काम कर रही थी। 1934 में किसानों और मजदूरों का व्यापक आंदोलन हुआ था, इतिहास में बताता है, जिसके कोलाहल में प्रगतिवाद का जन्म हुआ, जिसे प्रेमचंद, पंत, निराला, इकबाल के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा आदि अनेक कवियों कथाकारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। उस समय भी इन लोगों के साथ टैगोर शामिल हुए थे। टैगोर का यह रूप हमें नहीं दिखाया जाता है, किस प्रकार से प्रगतिवादियों के साथ शामिल हुए थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पहले सृजनात्मक साहित्य को यदि ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सन 1930 के आसपास किसान समस्या, सामाजिक उत्पीड़न, स्त्री पराधीनता की समस्या और स्वाधीनता का प्रश्न रचनाशीलता के केंद्र में उपस्थित हो गया था, जिसे उस दौर के सभी महत्वपूर्ण सृजनकर्मी यथार्थ के संपूर्ण द्वंद्व के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि कुछ लोग यह कहते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिवाद का आंदोलन यह सब विदेश से उधार लिया गया था। मैंने पहले ही कहा, प्रगतिवादियों पर बहुत बड़ा आक्षेप लगाया जाता है। ये जो कहा जाता था कि विदेश से उधार लिया गया है, इनका सीधा आरोप था कि आप रसिया से प्रभावित हैं, आप कम्युनिस्टों से प्रभावित हैं। मतलब हम यदि किसानों के बारे में, उनके हक के बारे में, दलितों के, कुछ लोगों के, यदि हम उनके हक के बारे में बात करते हैं तो आप विदेशों से प्रभावित हैं। तो क्या जो लोग ऐसा कहते हैं वे भारतीय प्राचीन इतिहास को जानते हैं? भारतीय प्राचीन इतिहास में भी तो ग्राम व्यवस्था में सबको न्याय था, सबको न्याय मिला हुआ था। लेकिन जब बुर्जुआवादी जो ताकतें हैं वह क्या चाहती हैं? समाज के जो संसाधन हैं उस पर हमारा अधिकार हो। आज दुख लगता है हमें, भारत का सबसे समृद्ध राज्य यदि कोई है तो वह है झारखंड। लेकिन हम क्या देखते हैं, आज सबसे गरीब कोई राज्य है भारत में तो वह झारखंड है। झारखंड में संसाधन क्यों नहीं है? पर उन संसाधन पर किसका वर्चस्व है? आप लोग देखिए एक बार, अकेला झारखंड पूरे भारत का नक्शा बदल सकता है, आर्थिक नक्शा बदल सकता है। लेकिन चूंकि बुर्जुआवादी शक्तियों का उस पर इस कदर पकड़ है और चूंकि आज हम उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, नतीजा आज झारखंड एक गरीब पिछड़ा राज्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। यहां तक कि तब प्रेमचंद तक को नहीं छोड़ा गया था। प्रेमचंद को विदेशी कथाकारों की रचनाओं का अपहरणकर्ता कहकर कलंकित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि दिनकर और निराला के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस परिवर्तन का पूरे उत्साह के साथ स्वागत कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दौर में निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा के संत कवि कबीर की लगभग 100 दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसे आज भी विदेशों में पढ़ाया जाता है। यह गुरुदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कबीर की कम से कम 100-125 दोहों को अंग्रेजी में अनुवाद करना। तब जाकर कबीर के विचारों से आज विदेशी परिचित हुए। कबीर से बड़ा कोई प्रगतिवादी था क्या?
क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर कबीर से प्रभावित हुए? उसमें तो प्रकृति और सौंदर्य की बात नहीं है। कबीर तो एकदम सीधा सीधा प्रहार किए हैं। तो फिर कैसे प्रभावित हुए रविन्द्रनाथ टैगोर? सन 1930 के आसपास जो तरुण साहित्यकार थे उस समय, उन लोगों पर यह जिम्मेदारी आ गई थी कि राष्ट्रीयता के वर्ग स्वरूप की पहचान करें। ब्रिटिश हुकूमत चुन चुन कर उन पत्र पत्रिकाओं का दमन कर रही थी जो समाजवाद, जनवाद, किसानों की मुक्ति, स्वाधीनता आदि की बात करते थे। उस समय निकलने वाला जागरण, हंस आदि से 1932 में जमानत मांगी गई थी। जमानत पर ये सब पत्रिकाएं निकल रही थी। आज जो पत्रिका थी उसको तो बंद कर दिया गया था। परिस्थिति कितनी नाजुक हो गई थी आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 3-4 वर्षों में, मतलब 1930 से 1934 के काल में 348 समाचार पत्रों के प्रकाशन बंद कर दिए गए थे, लगभग 350 पत्रों का। आप जरा सोचिए किस प्रकार से अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा था प्रगतिवादियों पर, प्रगतिशील विचारों पर। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित रूस से चिट्ठी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आप लोग जानते हैं प्रेमचंद के कहानी संग्रह को भी, सोजे वतन को जला दिया गया था। अक्टूबर 1935 तक आते आते हंस भारतीय साहित्य परिषद के मुखपत्र के रूप में निकलना शुरू हो गया। मतलब हंस इस दौरान संगठनकर्ता का काम करने लगा। शिवदान सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि दिसंबर 1935 के अंतिम दिनों में ही इलाहाबाद में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कर लिया गया था, उनके अनुसार, शिवदान सिंह चौहान के अनुसार। और इसके ड्राफ्ट मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया था उस पर निराला और पंत ने भी हस्ताक्षर किए थे, तथा नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव सरीखे बहुत सारे नेता थे के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना सहयोग का आश्वासन दिया था। हमारे सामने टैगोर का यह रूप नहीं आता है, लेकिन 1936 के अप्रैल महीने में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उसके समानांतर ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के लिए भी पहला प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कांग्रेस अधिवेशन के सभापति पंडित नेहरू बने और प्रगतिशील लेखक संघ का सभापति प्रेमचंद को बनाया गया, अध्यक्ष प्रेमचंद को बनाया गया। समाज परिवर्तन के दौर से अब गुजर रहा था। समाज अब जो गांधीवादी थे, नेहरू जी भी प्रखर गांधीवादी थे, लेकिन अब स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस के अंदर ही एक नई विचारधारा जन्म लेने लगी थी जिसे सोशलिस्ट कहा जाने लगा था। नेहरू जी, ये आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि इन्हीं सब विचारों से प्रभावित हो रहे थे। पहली बार गांधी जी के विचारों से थोड़ा मतभेद रखने वाले, थोड़ा अंतर रखने वाले नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि परिवर्तन वहाँ भी लाया जा रहा था। और प्रगतिशील लेखक संघ का गठन करके प्रेमचंद जैसे व्यक्ति को उसकी अध्यक्षता प्रदान करके साहित्य के क्षेत्र में भी एक नया परिवर्तन का दौर शुरू हो रहा था। एक नया परिवर्तन करने की बात की जा रही थी। अब प्रगतिशील लेखक संघ के इस सम्मेलन में प्रेमचंद का जो अध्यक्षीय भाषण हुआ था वह ऐतिहासिक था, इस दृष्टि से कि आदर्शवाद की सीमाओं के अंदर यथार्थवाद का जो रूप विकसित हो रहा था वह जब मतलब सुसंगत स्वरूप ग्रहण कर सामाजिक यथार्थवाद की विचार प्रणाली के रूप में नई पीढ़ी को आकृष्ट करने लगा था। प्रेमचंद के विचारों ने एक नया रूप लोगों को दिया, एक नई विचार दी लोगों को, ताकि हमें सोचने का तरीका अब बदलना पड़े। और प्रेमचंद ने कहीं भी आदर्शवाद को नहीं, तो जो भारतीय आदर्शवाद हमारा था, इसलिए तो प्रेमचंद की रचनाएं
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर जाती हैं। प्रेमचंद को पता था भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, फिर भी प्रेमचंद पर बहुत तरह के आरोप लगाए गए। इस अवसर पर प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। जिस साहित्य में जीवन की आलोचना नहीं की जाती, जीवन के संपूर्ण पक्षों की आलोचना नहीं की जाती है, फिर वो साहित्य कैसा? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके बाद तो प्रेमचंद पर घृणा के प्रचारक होने का आरोप लगाया जाने लगा। यहाँ तक कि उनकी निंदा करते हुए उनके अनेक लेख हिंदी पत्रिकाओं में छपने लगे, जिनमें उनकी कहानियों एवं उपन्यासों से उदाहरण ले लेकर यह सिद्ध किया गया कि कैसे प्रेमचंद ब्राह्मणों के पावन आधिपत्य को चुनौती देने वाली नीची जातियों के पात्रों को जानबूझकर चुनते हैं। प्रेमचंद पर यह आरोप लगा था कि यदि उन्होंने अपने रचनाओं में नीची जातियों का मुखर पक्ष लिया, नीची जातियों का शोषित दलित कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, तो उन पर आरोप लगा उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। ब्राह्मण पात्रों को उन्होंने कहा गया भ्रष्टाचारी, निर्दयी, अंधविश्वासी के रूप में वो चित्रित करते हैं अपनी रचनाओं में। लेकिन प्रेमचंद को रविन्द्रनाथ टैगोर का समर्थन प्राप्त होता रहा उस स्थिति में भी। अब देखिए प्रेमचंद की आलोचनाएं क्यों हो रही थी। मैं अब कहेंगे कि बात हो रही है रविन्द्रनाथ टैगोर की और बात कर रहे हैं प्रेमचंद की। मैं यही बताना चाहता हूं, जो प्रगतिशीलता का लहर उस समय चल रही थी, तो जो प्रगतिशीलता की लहर चल रही थी, प्रेमचंद जिसके अगुआ बने हुए थे और मुखर भाव से अगुआ बने हुए थे, जहां हिंदी में ही उनके लोग प्रखर आलोचना कर रहे थे, वहां बनारस से दूर कई सौ किलोमीटर दूर बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेमचंद के हर कदम पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे और पूरा समर्थन दिए जा रहे थे। यह हमें नहीं बताया जाता है, यह हमें नहीं बताया जाता है कि प्रगतिवादी आंदोलन में, साहित्यिक आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी। जब मैं एक कलम का सिपाही का उदाहरण दूं, जब अमृत राय ने लिखा है उसमें कि जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी और उनके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो लोग पूछ रहे थे के रहल, ये पंक्ति जो है ना, के रहल, यह अंदर तक टिस मारती है। जिस प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, उसके मरने पर कोई कहता है कि के रहल। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी अपना प्रचार प्रसार तो नहीं किया ना, वो अपना कर्म करते रहे। जहां पर वो अन्य लोग कह रहे के रहल, वहां लमही से कोसों मील दूर बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर बोलपुर में कहते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षितिज का एक सितारा टूटकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। मतलब इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को समझ में यह बात आ गई थी। जब प्रगतिशील लेखक संघ का अखिल भारतीय स्तर पर उसका ये करने के लिए, विस्तारित रूप देने के लिए 1938 में कोलकाता में अधिवेशन करने की बात की गई, 1938 में। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ ठाकुर से करवाने की बात बताई गई, योजना बनाई गई कि रविन्द्रनाथ ठाकुर से, रविन्द्रनाथ मतलब टैगोर से इस सम्मेलन की अध्यक्षता करवाई जाए। अब है प्रश्न उठता है कि क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर सर्वहारा चेतना से लैस सामाजिक यथार्थवाद के लेखक थे? आखिर उनको, उनके नाम का प्रस्ताव क्यों रखा गया, उनके नाम को क्यों चुना गया कि प्रगतिशील लेखक संघ के द्वितीय सम्मेलन का वे अध्यक्षता करेंगे?
तो क्या उस समय तक रविन्द्रनाथ टैगोर में रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वहारा वर्ग के प्रति चिंतनशील हो गए थे? क्या उनमें सर्वहारा वर्ग की भावनाएं आ गई थी? क्या वे प्रगतिशील लेखक संघ में के लेखक माने जाने लगे थे? कोई भी प्रगतिशील समीक्षक उन्हें तब भी समाजवादी यथार्थवादी न तो तब समझता था और कमोबेश न आज समझता है। आज भी लोग उनको प्रगतिवादी के रूप में नहीं पहचानते हैं। आज भी लोग उनको सौंदर्य और प्रकृति का ही कवि कहते हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि हिटलरी नेतृत्व में जो फासिज्म सबको आतंकित किए हुए था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिस क्रूर ढंग से भारतीय जनता का दमन कर रही थी और स्वाधीनता आंदोलन की ताकतें जिस तेजी से उभर रही थी, उन परिस्थितियों में रविन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं प्रतिक्रियावादी ताकतों का विरोध करने लगे थे और प्रगतिवादी ताकतों का वे समर्थन करने लगे थे। 1930 में जब वो रूस की यात्रा से लौटे थे तो उस समय उन्होंने रूस से चिट्ठी नामक उनकी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी और भारत की हर भाषा में लाखों की संख्या में उसके अनुवादों की वितरण हुआ। रूस के समाजवादी नवनिर्माण से वह खुद प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया? उनकी रूस से चिट्ठी नामक पुस्तिका के प्रकाशन पर ही प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी। चूंकि साम्राज्यवादी शासक वर्ग को लगा कि उस पुस्तिका से बोल्शेविक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होगा, मतलब उनको लग रहा था कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर बोल्शेविक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए रूस से चिट्ठी को लिखे हैं। कहने का अभिप्राय कि मतलब हम एक साहित्यकार होकर हम विदेशी साहित्य को नहीं पढ़ सकते, विदेशी विचारों को हम नहीं अपना सकते हैं। तो फिर गांधी जी के विचार से जब विदेशी शक्तियां प्रभावित होती हैं तो फिर हम क्यों गर्वित होते हैं? तर्क की विषय है। यदि कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, कार्ल मार्क्स किसी सीमा में बंधे हुए नहीं रह सकते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को, दर्शन को मानने के लिए हमें कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से गांधीवाद को मानने के लिए, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के लिए, गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करने के लिए हमें कांग्रेस का सदस्य बनना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। दार्शनिकों का विचार अपनी जगह है। तो यदि रूस में कार्ल मार्क्स के विचारों से बोल्शेविक क्रांति हुई तो क्या गलत हुई? और यदि रविन्द्रनाथ टैगोर पर यदि उसका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या बुरा हो रहा है? क्या इसलिए तो विदेशी विचारधारा है? लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर पर यह आक्षेप किया गया। अतः साम्राज्यवाद विरोधी, फासिस्ट विरोधी और सामंत विरोधी संघर्ष के उस दौर में लेखकों का व्यापक मोर्चा बनाने के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर को ही उस सम्मेलन का अध्यक्षता करवाने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय चूँकि नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार बन गए थे, उनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया था कि वे प्रगतिशील लोगों को, पूरे भारत के प्रगतिशील लोगों को एक मंच पर वो ला सकते थे। और इसी दृष्टिकोण से उनको प्रगतिशील लेखक संघ के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता करवाने की बात की गई थी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उस सम्मेलन में नहीं जा पाए क्योंकि वे बीमार थे। बीमारी के कारण वे उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा था। वह संदेश जो था कि जनता से अलग रहकर हम बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। उन्होंने कहा था अपने संदेश में, जनता से हम कटेंगे ना, हम कट जाएंगे, अजनबी बन जाएंगे, हमें जनता के पास जाना होगा। उन्होंने कहा था साहित्यकारों को मनुष्यों से मिलजुल कर उन्हें पहचानना है। अपनी कमजोरी की तरफ इशारा करते उन्होंने कहा था मेरी तरह एकांतवासी रहकर उनका काम नहीं चल सकता। मैंने एक मुद्दत तक समाज से अलग रहकर अपनी साधना में जो गलती की है, उन्होंने बिल्कुल खरे खरे ढंग से स्वीकार किया है इस बात को कि मैंने एक मुद्दत से अलग रहकर जो मैंने गलती की है
मैं उसे समझ गया हूँ और यही वजह है कि यह संदेश दे रहा हूँ। मेरी चेतना का तकाजा है कि मानवता और समाज से लगाव रखना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य स्थापित न कर सका तो वह अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने में विफल रहेगा। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार थे, यह उनका संदेश था उस सम्मेलन के लिए। यह सत्य मेरे दिल में उस चिराग की तरह रोशन है जिसे कोई दलील या तर्क वितर्क बुझा नहीं सकता। इतना कड़वी सच्चाई के साथ जो उन्होंने संदेश दिया था, उसके बावजूद भी आज भी हम रविन्द्रनाथ टैगोर को हम प्रगतिशील विचारों का नहीं बल्कि प्रेम और सौंदर्य कवि मानते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैंने किया कि किस प्रकार से भारत में साहित्यिक प्रगतिशील लेखक संघ के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना समर्थन देते रहे, किस प्रकार से प्रगतिशील लेखक संघ ने उन्हें भारत व्यापी प्रगतिशील लेखकों का संगठित करने के लिए उनको ही अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। तो इसका मतलब है कि प्रगतिशील साहित्यकारों ने उनके विचारों को समझा था, उनके कदमों को जाना था। उन्होंने जो सर की उपाधि अपनी लौटाई थी जालियांवाला बाग कांड के बाद, यह क्या बताता है हमें? बुर्जुआवादी शक्तियों के प्रति उनका आक्रोश ही तो दिखाता है। यही आक्रोश तो चाहिए जहां पर समाज की सड़ी गली व्यवस्थाओं को हम, जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं को हम तोड़ सके। धर्म में, जाति में, वर्ण में, भाषा में, राज्य में, देश की सीमाओं में बटी हुई जनता को हम एकत्रित कर सके। मानव होता है, चाहे वह अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, कहीं का हो। मानव के दुख सुख एक होते हैं, इनको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मानवतावादी ही बनना होगा। पहले मानव धर्म, फिर उसके बाद हमारे लिए दूसरा कोई धर्म आता है। मैं अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।